हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएस। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास आरएस मेन। ये पेपर फर्स्ट का हिस्सा है। इसमें हम पढ़ रहे थे पुनर्जागरण। विश्व इतिहास में हम पुनर्जागरण पढ़ रहे थे और पुनर्जागरण में अब तक हमने जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला जो हमने पढ़ा था, इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी थी हमने इसकी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद में हमने जो स्थिति बनी थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने देखा था कि जो अंधकार युग की पृष्ठभूमि बनी है, उस पृष्ठभूमि की स्थिति के कारण देखे थे हमने। स्थिति के कारण देखे थे और उस कारण के बाद हमने इस स्थिति में परिवर्तन देखा था। स्थिति में किस तरीके से परिवर्तन आया वो देखा था और परिवर्तन के बाद हमने इस पुनर्जागरण का अर्थ देखा कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है, अर्थ देखा था। उसके बाद हमने पुनर्जागरण की विशेषताएं पढ़ी। पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या हैं पुनर्जागरण की विशेषताएं। उसके बाद हमने ये देखा कि पुनर्जागरण के कारण क्या रहे हैं, क्यों पुनर्जागरण हुआ। इसके बाद हमने देखा कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण क्यों हुआ, वो हमने देखा। इसके बाद में हमने मानववाद की विचारधारा देखी। मानववाद की विचारधारा जो पुनर्जागरण की सबसे बड़ी देन है वो देखी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है कि साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति। साहित्य में क्या क्या परिवर्तन आए पुनर्जागरण के काल में, हम उनका अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति। पुनर्जागरण और पुनर्जागरण में साहित्य। तो पुनर्जागरण के काल में हमने देखा था कि हर एक क्षेत्र में परिवर्तन आ रहे हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में भी वहाँ पे हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले। साहित्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन आए वो दो परिवर्तन मुख्य रूप से थे। साहित्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिले थे वो दो परिवर्तन मुख्य रूप से देखने को मिले थे। तो पहला जो परिवर्तन था साहित्य के क्षेत्र में वो ये था कि बोलचाल की भाषाओं में साहित्य की रचना। बोलचाल की भाषाओं में साहित्य की रचना। इसको अभी हम डिटेल से देखेंगे कि बोलचाल की भाषाओं में साहित्य की रचना। शॉर्ट में यह है कि पुनर्जागरण काल में साहित्य में जो पहला परिवर्तन देखने को आया था वो ये था कि पुनर्जागरण काल में जो बोलचाल की भाषाएं थी, वहाँ पे यूरोप में जो बोलचाल की भाषाएं थी, उन बोलचाल की भाषाओं में साहित्य की रचना की जाने लगी थी। पुनर्जागरण से पहले बोलचाल की किसी भाषा में कोई भी प्रकार का साहित्य नहीं रचा जाता था। दूसरा जो परिवर्तन देखने को आया था साहित्य के क्षेत्र में वो ये था कि अब जो विषय वस्तु थी, यानी कि साहित्य किस चीज़ पर लिखा जाना चाहिए, उसको कहते हैं विषय वस्तु। साहित्य का जो विषय है वो क्या होना चाहिए, तो उस विषय वस्तु में भी परिवर्तन आए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बोलचाल की भाषाओं में साहित्य की रचना। देखो, ये जो पुनर्जागरण काल था, हमने देखा था कि 3री और 4वीं सदी से लेके ये जो काल है 14वीं 15वीं सदी तक का, ये जो बीच का काल है, ये जो बीच का काल है, ये वाला अंधकारमय युग, इसको हमने अंधकारमय युग नाम दिया था।
अंधकार युग। अब यहाँ पे होता है पुनर्जागरण का 14वीं 15वीं शताब्दी के में यहाँ पे होता है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण से पहले यानी कि इस समय काल में, पुनर्जागरण से पहले यानी कि इस समय काल में केवल 2 भाषाओं में साहित्य की रचना होती थी। एक तो थी आपकी लैटिन और एक भाषा थी आपकी यूनानी। केवल 2 ही प्रकार की भाषाओं में साहित्य रचा जाता था, एक तो लैटिन भाषा और एक यूनानी भाषा। ठीक है, केवल 2 प्रकार की भाषाओं में ही साहित्य ही रचा जाता था, एक तो लैटिन भाषा और एक यूनानी भाषा। किसी भी प्रकार की जो बोलचाल की भाषाएं थी, यानी कि बोलचाल की जो भाषा थी उसमें किसी प्रकार का कोई साहित्य नहीं लिखा जाता था। जो बोलचाल की भाषाएं थीं उनमें किसी प्रकार का कोई साहित्य नहीं लिखा जाता था। साहित्य केवल लैटिन और यूनानी भाषाओं में लिखा जाता था। कब? पुनर्जागरण काल से पहले, ये जो अंधकारमय काल है और जो पुराना जितना भी काल है उसमें। अब यहाँ पे ये परिवर्तन आता है। और दूसरा ये था कि जो वहाँ के जो साहित्यकार होते थे, यानी कि जो विद्वान लोग होते थे उस समय के विद्वान लोग, वो भी ये इस बात को हीन समझते थे कि वो बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखें। यानी कि बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखने को जो विद्वान लोग थे वो हीन समझते थे, इसलिए वो बोलचाल की भाषाओं में साहित्य का सृजन नहीं करते थे, केवल लैटिन और यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग करते थे। अब इसके बाद में ये जो पुनर्जागरण काल आया, ये वाला, इस पुनर्जागरण काल में जो पश्चिमी यूरोप है, इस पश्चिमी यूरोप में 2 प्रकार की स्थानीय भाषाओं का विकास होता है। 2 प्रकार की स्थानीय भाषाओं का विकास होता है। एक तो थी रोमन्स भाषाएं और दूसरी थी आपकी जर्मनिक भाषाएं। अब यहाँ पे हमें एक पश्चिमी यूरोप का चित्र बना लेते हैं, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि पश्चिमी यूरोप में किस किस जगह पे कौन सी स्थानीय भाषाओं का जन्म हुआ। देखो ये आपका अफ्रीका है ना, ये आपका अफ्रीका है। इस अफ्रीका के ऊपर अगर आप देखोगे तो इस जगह पे आपको एक छोटा सा देश दिखाई देगा जिसका नाम है पुर्तगाल। और इस पुर्तगाल से सटा हुआ एक देश है इस तरीके से, यहाँ पे ये है स्पेन। ठीक है, वास्को डी गामा यहीं से आया था, यूँ घूम के पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के इंडिया। तो ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। स्पेन से सटा हुआ देश है यहाँ पे इस तरीके से, जो है फ्रांस। और फ्रांस के नीचे इस जगह पे है स्विट्ज़रलैंड। और फ्रांस से लगा हुआ इस तरीके से एक पूंछ आपको नज़र आएगी, ये देश है इटली। ठीक है, और इसके साथ में इस जगह पे आपको यहाँ पे यूँ देखोगे तो ये देश है आपका, ये लगा हुआ है इसे जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी के बगल में यहाँ पे एक देश है नीदरलैंड और ये देश है आपका बेल्जियम। ये तो है नीदरलैंड और ये है आपका बेल्जियम। ठीक है, इस तरीके से ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर यहाँ पर पुर्तगाल, ये स्पेन, ये फ्रांस, ये इटली और ये आपका स्विट्ज़रलैंड, ये जर्मनी, ये नीदरलैंड, ये बेल्जियम है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको इस तरीके से 2 ये देश हैं, ये पूंछ सी नज़र आएंगी आपको 2, ये है नॉर्वे और ये है स्वीडन। ठीक है, और फ्रांस के ऊपर यहाँ पे सबसे अलग थलग आपको एक द्वीप सा दिखाई देगा, ये इस तरीके से, ये है आपका इंग्लैंड। ठीक, तो हम यहाँ पे चल रहे थे कि पुनर्जागरण के काल में पश्चिमी यूरोप है, ये पूरा जो यूरोप है ये वाला, इसको हम पश्चिमी यूरोप के नाम से जानते हैं। ठीक है, पश्चिमी यूरोप के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम? पश्चिमी यूरोप के नाम से जानते हैं। तो इस पश्चिमी यूरोप में उस ज़माने में पुनर्जागरण काल में 2 प्रकार की स्थानीय भाषाओं का जन्म हुआ, एक तो रोमन्स भाषाएँ, एक जर्मनिक भाषाएँ। ये रोमन्स भाषाएँ कौन थी वो देखते हैं कि रोमन्स भाषाएँ जो रोमन साम्राज्य हुआ करता था, जो रोमन साम्राज्य था
रोमन साम्राज्य कहाँ पे था वो देख लेते हैं हम। ये 4 भाषाएं थी इनमें। एक तो आपका इटली, यहाँ पर रोम साम्राज्य, इटली शामिल था उसमें। फ्रेंच यानी कि फ्रांस शामिल था। उसके बाद में आपका स्पेन और पुर्तगाल। ये जो 4 देश हैं, ये 4 देश हैं, इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। ये थे आपके रोमन साम्राज्य में। किसमें? रोमन साम्राज्य में। और यहाँ इन्हीं 4 स्थानीय भाषाओं का, रोमन्स भाषाओं को इनको नाम दिया गया, जिनका नाम है, एक तो स्पेनिश भाषा का जन्म हुआ था, स्पेनिश। एक फ्रेंच भाषा का जन्म हुआ, एक इटालियन भाषा का जन्म हुआ और एक पुर्तगाली भाषा का जन्म हुआ। यानी कि ये जो 4 भाषाएं हैं, ये स्थानीय भाषाओं के रूप में पुनर्जागरण के काल में इनका जन्म होता है। और इन्हीं 4 भाषाओं को नाम दिया गया रोमन्स भाषाएं। रोमन्स भाषाओं के नाम से इन 4 भाषाओं को जाना गया। तो पहला परिवर्तन ये आया कि वहाँ पे पश्चिमी यूरोप, या ये जो पश्चिमी यूरोप है, वहाँ पर रोमन्स भाषाएं और जर्मनिक भाषाओं का जन्म हुआ। ये आपकी स्थानीय भाषाएं थीं। ये तो हो गई आपकी रोमन्स भाषाएं। अब देखते हैं जर्मनिक भाषाएं। ये जो रोमन साम्राज्य है, ये वाला, ये जो रोमन साम्राज्य है, इसके जो उत्तर वाला भाग है, यानी कि ये वाला भाग जर्मनी है ना, और इसके बाद में आपका नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड, ये जो देश हैं, ये 5-6 देश मिलके, इन देशों में जिन भाषाओं का जन्म हुआ उनको कहा गया जर्मनिक भाषाएं। क्या कहा गया? जर्मनिक भाषाएं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो रोमन साम्राज्य था, इस रोमन साम्राज्य के उत्तर में, किस जगह पे? उत्तर में जिन भाषाओं का जन्म हुआ वो भाषाएं कहलाएं जर्मनिक भाषाएं। इन जर्मनिक भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी वो देख लेते हैं। इन जर्मनिक भाषाओं में एक तो आपकी जर्मनी होगी। इसके बाद में नॉर्वे, ये जो नॉर्वे है तो यहाँ पे नॉर्वेजियन। ठीक है, ये स्वीडन है तो स्वीडिश भाषा का जन्म हुआ। ठीक, और यहाँ पे नीदरलैंड है, नीदरलैंड में डच भाषा का जन्म हुआ। बेल्जियम है, बेल्जियम में बेल्जियम भाषा, और इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा। इस तरह से ये जो भाषाएं थी, इन भाषाओं को सम्मिलित रूप से कहा गया जर्मनिक भाषाएं। ठीक, तो इसको हम दोबारा समझते हैं एक बार। कि साहित्य में जो पहला परिवर्तन आया वो ये था कि पुनर्जागरण के काल में, ये जो पुनर्जागरण है, इस काल में बोलचाल की भाषाओं में साहित्य लिखा गया। ठीक है, और पुनर्जागरण काल में पश्चिमी यूरोप में 2 प्रकार की बोलचाल की भाषाओं का जन्म होता है, जिनमें पुनर्जागरण काल में साहित्य रचा गया। पहली थी रोमन्स भाषाएं और दूसरी थी जर्मनिक भाषाएं। रोमन्स भाषाएं और रोमन साम्राज्य में जन्म लिया जिन्होंने, ये इस भाषाएं 5 थीं, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन और पुर्तगाली। इनको सम्मिलित रूप से रोमन्स भाषा कहा गया। जबकि जर्मनिक भाषाएं जो रोमन साम्राज्य था उसके उत्तर में जिन्होंने जन्म लिया, जर्मनी, नॉर्वेजियन, स्वीडिश, डच, बेल्जियम और अंग्रेजी भाषाएं, इनको सम्मिलित रूप से जर्मनी भाषा कहा गया। इन रोमन्स भाषाओं और जर्मनिक भाषाओं को ही सम्मिलित रूप से देशज भाषा कहा गया। कौन सी भाषाएं? देशज भाषा कहा गया। और इनमें ही मुख्य रूप से पुनर्जागरण काल में साहित्य सृजन किया जाने लगा। और यही कहा जाता है कि बोलचाल की भाषा में जो साहित्य सृजन किया जाने लगा पुनर्जागरण में, यह पुनर्जागरण की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई थी कि बोलचाल की भाषाओं में पुनर्जागरण में साहित्य सृजन किया जाने लगा। इस तरीके से हमने देखा कि पुनर्जागरण काल में पश्चिमी यूरोप में 2 प्रकार की साहित्य जो स्थानीय भाषाएं थी उनका जन्म हुआ था। एक तो रोमन्स भाषा, एक जर्मनिक भाषा। रोमन्स भाषाओं में ये 4 भाषाएं शामिल थीं, जर्मनिक भाषाओं में ये 6 भाषाएं शामिल थीं। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा परिवर्तन आया था साहित्य में, वो था कि उसकी विषय वस्तु। पहला परिवर्तन हमने देखा बोलचाल की भाषाओं में साहित्य का सृजन। बोलचाल की भाषाओं में साहित्य का सृजन। दूसरा हम देखेंगे कि विषय वस्तु।
विषय वस्तु क्या रही उसकी। तो हमने देखा ये जो मध्यकाल था, यहाँ पे 14वीं 15वीं शताब्दी और यहाँ पे 4वीं 5वीं शताब्दी, इससे लेके इसके बीच में ये जो मध्यकाल है, ये अंधकार युग है, इसको मध्यकाल भी कहते हैं, यूरोप का मध्यकाल। इस मध्यकाल में जो साहित्य का विषय होता था, ये जो विषय होता था साहित्य का, ये विषय होता था क्या? धर्म। केवल धर्म से संबंधित बातें जो होती थीं, उन्हीं की बातों पर ही साहित्य का सृजन होता था। ठीक है, यानी कि जो साहित्य रचनाएं होती थी उन पर धर्म का प्रभाव होता था, धार्मिक विषयों पर ही साहित्य लिखा जाता। लेकिन पुनर्जागरण जब हुआ, यहाँ पर जब पुनर्जागरण हुआ मध्यकाल के बाद में, जो पुनर्जागरण हुआ, ये जो पुनर्जागरण हुआ, इस पुनर्जागरण में साहित्य पर से धर्म का जो प्रभाव है वो हट गया। अब जो है धर्म का प्रभाव नहीं रहा। दूसरी चीज़, अब जो विषय है वो मानव जीवन हो गया। पहले क्या होता था? धर्म होता था। क्या होता था? मध्यकाल में जो विषय होता था साहित्य का, वो धर्म होता था। अब पुनर्जागरण में जो साहित्य का जो विषय है वो क्या हो गया है? मानव जीवन हो गया है। अब धर्म के स्थान पर मानव जीवन को साहित्य का विषय माना जाने लगा, विषय वस्तु माने जाने लगी। अर्थात पुनर्जागरण काल में जो भी साहित्य लिखा गया वो मानव को केंद्र में रख के लिखा गया। तो ये दो प्रकार के जो परिवर्तन आते हैं हमें देखने को मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुनर्जागरण काल में साहित्य में क्या परिवर्तन हुआ, किस तरीके के परिवर्तन आए, तो दो तरीके के परिवर्तन थे। बोलचाल की भाषाओं में साहित्य का सृजन किया गया और इसकी जो विषय वस्तु थी वो धर्म को छोड़ के मानव बनी। ठीक, अब इसके बाद में हम पर्टिकुलरली साहित्य देखेंगे कि कहाँ के साहित्य में और मुख्य जो साहित्यकार हुए हैं, उनकी रचनाएं हुई हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इतावली साहित्य। इतावली साहित्य में जो प्रमुख कवि हुए हैं उनके बारे में, जो साहित्यकार हुए हैं, जो कवि हुए हैं, उनके बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे साहित्यों में इतावली साहित्य। इतावली साहित्य में पुनर्जागरण काल में क्या क्या साहित्य रचनाएं हुई, किस किस तरीके से, कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार रहे। इटली में जो साहित्य लिखा गया, हमने देखा था अभी इटली की स्थिति देखी, तो इटली में जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य को इतावली साहित्य कहा जाता। अब इस इटली में जो प्रमुख साहित्यकार हुए थे उस ज़माने में, एक तो सबसे पहला नाम आता है कवि दांते का, दूसरा प्रमुख नाम आता है पेट्रोक, तीसरा जो नाम आता है वो आता है बोक्काचियो। ये तीन प्रमुख नाम हैं जो इतावली साहित्य में लिए जाते हैं पुनर्जागरण के काल में। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुनर्जागरण के काल के इतावली साहित्य के तीन प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए, तीन प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, तो ये है दांते, पेट्रोक और बोक्काचियो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे दांते को। दांते के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि ये इटली के फ्लोरेंस का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इटली के जो फ्लोरेंस नगर है उस फ्लोरेंस नगर का निवासी था। दूसरी, ये पहला व्यक्ति था जिसने बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखा। ठीक है, बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखने वाला ये पहला व्यक्ति था। ये प्रथम व्यक्ति था जिसने बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखा, इसलिए इसको पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत। इसलिए इसको पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख रचना है उस रचना का नाम है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी इसकी एक प्रमुख रचना है। इसका नाम आपने सुना भी होगा। दांते फ्लोरेंस नगर का निवासी था, इटली का। ये बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखने वाला पहला व्यक्ति था, इसी कारण इसको पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी जो सबसे फेमस हुई है,
ये थी डिवाइन कॉमेडी। इसने ये जो डिवाइन कॉमेडी लिखी, ये लिखी थी वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी जिसका नाम था तुस्कानी, जिसको हम टस्कन भी बोलते हैं। ये किताब आपने टस्कन भी देखा होगा, टस्कन तुस्कानी भाषा में लिखी थी, ठीक। और यही तुस्कानी भाषा जब इन्होंने पहली बार इसका यूज किया, इस भाषा में जब इन्होंने साहित्य रचा, ये डिवाइन कॉमेडी लिखी, तो यही भाषा आगे चल के इटली की प्रमुख साहित्यिक भाषा बन जाती है, ठीक है। इटली की प्रमुख साहित्य भाषा भी बन जाती है। अब इस डिवाइन कॉमेडी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। डिवाइन कॉमेडी की जो विषय वस्तु है, डिवाइन कॉमेडी की जो विषय वस्तु है, वह विषय वस्तु है मृत्यु के बाद जो आत्मा की क्या स्थिति होती है, मृत्यु के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है, उसके ऊपर उन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी है कि मृत्यु के बाद में जो आत्मा होती है अपनी, उसकी क्या स्थिति होती है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि जो आत्मा, इन्होंने जो आत्मा की स्वर्ग व नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी डिवाइन कॉमेडी में जो मृत्यु के बाद में जो आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो उसके बाद में वो या तो स्वर्ग में जाती है या नरक में जाती है, तो उसके बारे में जो उसकी जो यात्रा है आत्मा की, उसके बारे में इन्होंने बताया है। इस यात्रा के बारे में वो यह बताना चाहते हैं वास्तव में कि लोगों में मानवता होनी चाहिए, ठीक है। लोगों में एक दूसरे के साथ में प्रेम होना चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए, प्रकृति प्रेम होना चाहिए, यानी इस तरीके से जो है वो संदेश देना चाह रहे हैं। उस यात्रा के माध्यम से जब आत्मा भटकती है, कभी स्वर्ग में जाती है, कभी नरक में जाती है, इस तरीके जो आत्मा का भटकाव है, तो कह रहे हैं उस टाइम में वो कह रहे हैं कि मानवता, प्रेम, एकता और प्रकृति प्रेम, और ये चीज़ें होनी चाहिए। और इस डिवाइन कॉमेडी के माध्यम से उन्होंने उन लोगों पर कटाक्ष किया है, उन लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया है जो लोग चर्च में जो बैठे होते हैं और चर्च में बैठकर ऐसे काम करते हैं जिससे चर्च का नाम बदनाम होता है। यानी कि वो चर्च की बुराई नहीं करते हैं, ये जो दांते हैं जो चर्च की बुराई नहीं करते, ये उन लोगों की बुराई करते हैं जो चर्च में बैठकर चर्च का नाम बदनाम करते हैं। यानी कि वो ऐसे काम करते हैं जैसे भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है, गलत काम करते हैं चर्च में बैठकर, तो ऐसे लोगों की वो बुराई करते हैं, कटाक्ष करते हैं। इसके बाद में अगला है अपना दांते के बाद में अगला आता है पेट्रॉक। दांते के बाद में अगला लेते हैं हम पेट्रॉक। दूसरा है आपका पेट्रॉक। पेट्रॉक को मानववाद का पिता कहा जाता है, मानववाद का पिता। मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? पेट्रॉक को मानववाद का पिता कहा जाता है। ये जो पेट्रॉक थे ये इटली के फ्लोरेंस नगर के निवासी थे। फ्लोरेंस जो नगर है उस फ्लोरेंस नगर के निवासी थे। इनकी जो रुचि थी जो प्राचीन रोमन और यूनानी जो साहित्य था, रोमन व यूनानी साहित्य, रोमन व यूनानी साहित्य कौन से समय में लिखा गया? पहली, दूसरी, तीसरी और जो चौथी सदी में जो रोमन और यूनानी साहित्य लिखा गया था, उस साहित्य में इनकी बहुत रुचि थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य को जो मठ होते थे उन मठों से निकाला। उन मठों से निकाल कर इन्होंने सबसे पहले उनको संकलित किया, एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद में इन्होंने क्या किया? पुस्तकालयों का निर्माण किया। इन्होंने बहुत सारे पुस्तकालयों का निर्माण किया। धीरे धीरे इन्होंने पूरे यूरोप में पुस्तकालयों की स्थापना कर दी। इनकी अब प्रमुख रचनाओं के बारे में जाने तो ये एक विद्या थी, इंग्लिश जो लिटरेचर होता है, अंग्रेजी साहित्य होता है। इसी तरह से जो इतावली साहित्य है, इतावली साहित्य में जो कविता लिखी जाती हैं, है ना, इतावली साहित्य में जो कविता लिखी जाती हैं, उन कविताओं की इन्होंने एक शैली बनाई थी। इन्होंने एक प्रॉपर शैली बनाई थी जिस शैली का नाम है सोनेट। इन्होंने एक शैली बनाई थी जिसका नाम था सोनेट। सोनेट क्या होती है? सोनेट में 14 पंक्तियाँ होती हैं, 14 पंक्तियों की एक कविता होती है। सोनेट जो है
14 पंक्तियों की कविता होती है। आपने जब अंग्रेजी साहित्य पढ़ा होगा, कई स्टूडेंट होते हैं जो अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं, उसमें ये पेट्रोक की ये जो सोनेट है उसकी कई कविताएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे इनकी एक रचना है जिसका नाम है अफ्रीका। रचना का नाम क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका एक लंबा गीत है। अफ्रीका क्या है? एक लंबा गीत है। ये क्या है? गीत है और बहुत लंबा गीत है। और इसमें एक रोम का प्रसिद्ध सेना नायक है। कहाँ का? रोम का सेना नायक है, एक रोम का सेना नायक। और उस सेना नायक का जो नाम है वो है सीपीओ। उन्होंने रोम का जो सेना नायक है सीपीओ, और सीपीओ के बारे में इन्होंने इस गीत में बताया है। सीपीओ के बारे में इस गीत में उन्होंने चर्चा की है। तो इनकी प्रमुख रचना एक है अफ्रीका। अफ्रीका एक लंबा गीत है जिसमें रोम के सेना नायक सीपीओ के बारे में उन्होंने चर्चा की है। दूसरी इनकी जो प्रमुख रचना है जिसका नाम है फैमिलियर लेटर्स। फैमिलियर लेटर्स दूसरी इनकी प्रमुख रचना है जिसका नाम है फैमिलियर लेटर्स। आपने सब देखो लेटर्स लिखा है, यानी कि ये जो लिखी गई है रचना ये पत्र की भाषा में है। ये लेटर्स हैं तो पत्र की भाषा में लिखे गए हैं। और ये पत्र किसके नाम लिखे गए हैं? ये पत्र लिखे गए हैं जो प्राचीन समय में जो मूर्ति पूजक लोग होते थे। प्राचीन समय में जो मूर्ति पूजक लेखक थे, मूर्ति पूजक जो लेखक थे उनको समर्पित हैं ये जो फैमिलियर लेटर्स हैं। फैमिलियर है यानी कि लेखक फैमिली से, और लेटर्स यानी कि पत्र, लेखक फैमिली के लोगों को पत्र लिखे इन्होंने। और वो मूर्ति पूजक, स्पेशल रूप से उन्होंने मूर्ति पूजक जो लेखक होते उनके लिए इन्होंने फैमिलियर लेटर्स लिखे। तो इनकी ये प्रमुख रचना हो जाती हैं। तो यहाँ पर होता है ये पेट्रोक। पेट्रोक मानववाद के पिता कहे जाते हैं। फ्लोरेंस नगर के निवासी हैं। प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य में इनकी रुचि थी, तो इन्होंने प्राचीन रोमन यूनानी साहित्य है उसको मठों से निकाला, संकलित किया, फिर पुस्तकालयों की स्थापना की। इन्होंने एक प्रमुख विद्या बनाई जो कविता की शैली थी जिसका नाम था सोनेट। ये 14 पंक्तियों की होती है। इनकी प्रमुख 2 रचनाएं, एक अफ्रीका है, एक फैमिलियर लेटर्स है। अफ्रीका एक लंबा गीत है जिसमें रोम सेना नायक के सीपीओ के बारे में बताया गया है, जबकि फैमिलियर लेटर्स एक पत्र हैं, पत्र के प्रारूप में लिखे गए हैं और प्राचीन समय में जो मूर्ति पूजक लेखक थे उनके बारे में लिखा गया है इसमें। अब इसी युग का इतावली साहित्य का जो तीसरा नाम आता है, इतावली साहित्य का तीसरा नाम आता है जिसका नाम है बोक्काचियो। तीसरा जो है जिसका नाम है बोक्काचियो। बोक्काचियो। ये जो बोक्काचियो था ये पेट्रोक का शिष्य था। जो पेट्रोक अभी हमने पढ़ा है मानववाद के प्रवर्तक, ये पेट्रोक का शिष्य था, या हम कहें कि ये पेट्रोक का साथी था। ये पेट्रोक के साथ में ही रहता था। बोक्काचियो को लैटिन गद्य का पिता कहा जाता है। लैटिन गद्य का पिता। गद्य यानी कि जो हम गद्य जो पढ़ते हैं हिंदी में, आपने पढ़े होंगे गद्य, गद्यांश, तो उसी में ही लैटिन भाषा में जो गद्य होते थे उनका पिता कहा जाता है। ठीक। इनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं में सबसे पहले पूर्ण रूप से पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। सबसे पहले हमने दांते देखा। दांते को अग्रदूत माना जाता है, यानी कि उन्होंने केवल एक ही रचना लिखी थी बोलचाल की भाषा में। उसके बाद हमने पेट्रोक देखा। पेट्रोक का भी मुख्य रूप से जो इंटरेस्ट था वो रोमन भाषा और यूनानी साहित्य में था, लेकिन वो प्राचीन यूनानी में था। लेकिन पूर्ण रूप से जिसकी साहित्य में हमें पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है वो है बोक्काचियो। क्या नाम है? बोक्काचियो। अब बोक्काचियो की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है डिकेमरू।
डिकेमरो या जिसको हम कहते हैं डेकामेरन, डिकेमरो या डेकामेरन। ठीक, इनकी ये सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है, इनकी ये है सर्वश्रेष्ठ रचना है। बोक्काचियो की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? डिकेमरो या डेकामेरन। एक्चुअल में इसमें कम 100 कहानियों का ये संग्रह है। ये क्या है? 100 कहानियों का संग्रह है। 100 कहानियों का संग्रह है। डेकामेरन 100 कहानियों का संग्रह है। और इन कहानियों के माध्यम से उन्होंने उस समय यानी कि उस ज़माने में, इनके टाइम में जो नैतिक भ्रष्टाचार फैला हुआ था, नैतिक भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था, उस पे उन्होंने कटाक्ष किया है इनके माध्यम से। तो ये होते हैं आपके बोक्काचियो। और बोक्काचियो के बाद में 2 लोग और आते हैं जो इतालवी साहित्य में पढ़े जाते हैं, लेकिन उनकी केवल 2 रचनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, बाकी उनका ज़्यादा नाम कोई फेमस नहीं है। एक तो है एरियोस्टो, और एरियोस्टो के बाद में एक है टॉसो। एरियोस्टो और टॉसो। एरियोस्टो की एक रचना है जिसको ऑरलैंडो पुरियोंसी, और एक टासो की रचना है मुक्त जेरूसलम। ये अपना इतालवी साहित्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो हमने इतालवी साहित्य में देखा, इतालवी साहित्य यानी कि जो इटली में लिखा गया, इसमें हमने दांते देखा, पेट्रोक देखा, बोक्काचियो देखा, ओरिएस्टो और टासो देखा। इसके बाद में हम कल फ्रांसीसी साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर साहित्य के बाद हम कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई वो भी देखेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के बाद में कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के बाद में हमें बताएं कि आपको कैसा लगता है, और इसके बाद में आप हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।